एंड और कोई साहिवाल। साहिवाल, ठीक है, राइट। और बाहर की दो नाम बता दीजिए, बाहर की कंट्री के दो गाय के नाम। सर जर्सी काऊ एंड ब्राउन स्विस। जर्सी काऊ। जर्सी काऊ, ब्राउन स्विस, आपके दो बढ़िया नाम यहाँ पे आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है देन, चलिए फिर हमारा स्क्रीन शेयर करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए, लेट मी कम बैक टू द स्लाइड्स। तो आज की हमारी कहानी चालू होगी इन टर्म्स ऑफ माय पोल्ट्री फार्मिंग। सो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बेसिकली आप ये बात जानते हो कि यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे फाउल्स को ग्रो करने की, राइट। बेसिकली हेन को ग्रो करने की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक चीज याद रखना, इसको ग्रो क्यों किया जाता है, फॉर द मीट पर्पसेस एंड फॉर द एग पर्पसेस। तो ये चीज आप जान कि पोल्ट्री फार्मिंग आप करते हो दो पर्पस के लिए। एक तो आप एग लेइंग के लिए आप उसको ग्रो करते हो ताकि आपका एग का प्रोडक्शन आपको मिल सके, एंड सेकंड पर्पस आपके यहाँ पे हो सकता है मीट पर्पस के लिए। तो ये दो पर्पस के लिए आप अपने बर्ड्स को आप ग्रो करते हो। अब पोल्ट्री फार्मिंग में आज जो हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ हेन का कल्टीवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट पोल्ट्री में कई सारे और भी बर्ड्स आते हैं। तो क्या कोई मुझे आप में से बता सकता है कि पोल्ट्री में हेन के अलावा और कौन से बर्ड्स आ सकते हैं? एनीवन? पोल्ट्री में आप जानते हो जो हम कॉमनली देखते हैं दैट्स अ फाउल। फाउल मतलब आपका हेन। सो फाउल का कल्टीवेशन यू नो, राइट। सो वी नो दैट वी कल्टीवेट द फाउल्स फॉर अवर एग पर्पसेस, या आपके मीट के लिए आप इन्हें ग्रो करते हो। क्या कोई मुझे देगा पोल्ट्री में और कौन से बर्ड्स होते हैं? मैं कह रहा हूँ कि और भी बर्ड्स हो सकते हैं जो इसमें हम ग्रो कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो कौन से बर्ड्स हो सकते हैं? नो वन नोज। क्या आपने सुना है डक्स का भी कल्टीवेशन किया जाता है? तो डक्स आपके आ जाते हैं। देन आपका इवन कल्टीवेशन किया जाता है आपके टर्कीज का। टर्कीज को भी कल्टीवेट किया जा सकता है पोल्ट्री कैटेगरी के अंदर। और इवन यहाँ पे कल्टीवेट किया जा सकता है आपके क्विल्स का। क्विल्स बर्ड एक छोटा सा बर्ड होता है, उसको भी काफी ज्यादा आप कल्टीवेट करते हो इंडिया में। तो ये सारे बर्ड्स को भी कल्टीवेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ योर एग ईटिंग एंड द मीट पर्पसेस के लिए। बट फाउल्स आर मच मोर कॉमन। अब फाउल्स के बारे में या हेन्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे दो कैटेगरी होती है। यू हैव टू कैटेगरी ओवर हियर। एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं ब्रॉयलर्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। एक कैटेगरी आपके यहाँ पे जो होती है हम कहते हैं यहाँ पे ब्रॉयलर्स, और एक कैटेगरी आपके यहाँ पे होती है लेयर्स। एक कैटेगरी आपके यहाँ पे होती है लेयर्स। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1000 हेन है मेरे घर पे, 1000 बर्ड से 1000 फाउल से मेरे पास 1000 मुर्गियां मेरे पास मेरे फार्म के अंदर, और सारे के सारे ब्रॉयलर्स हैं, सारे के सारे ब्रॉयलर्स है, दैट मीन्स मैं उन्हें ग्रो कर रहा हूं मीट पर्पस के लिए। सो ब्रॉयलर्स वो होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द मीट। सो ब्रॉयलर्स वो होते हैं जिनको मीट पर्पस के लिए ग्रो करते हैं। ऑन द अदर हैंड लेयर्स आपके वो होते हैं, लेयर्स आर दोस माय हेन्स जिनको आप ग्रो कर दो फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्स। तो अगर मैं कहता हूं कि देखिए ये है मेरे पास 1000 बर्ड्स और ये सारे के सारे लेयर्स हैं, सो दैट मींस दीज आर द बर्ड्स व्हिच आर ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ द एग। अगर मैं ब्रॉयलर्स की बात करूं तो ब्रॉयलर्स आर कल्टीवेटेड फॉर द पर्पस ऑफ द मीट। तो ये बात आप याद रखना, ये चीज आप याद रखना कि लेयर्स को हम कल्टीवेट करते हैं फॉर द एग पर्पस के लिए, और ब्रॉयलर्स जो कैटेगरी होती है उससे हम कहते हैं मीट पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। So undertaken as a raised domestic fowl for the egg production and the chicken meat. इसलिए हम इसे यहाँ पे रेस करते हैं, राइट। टू टाइप्स ऑफ ब्रीड आर प्रोड्यूस, लेयर्स फॉर एग जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड ब्रॉयलर्स फॉर द मीट। सो मीट पर्पस के लिए हम यहाँ पे ब्रॉयलर ग्रो करते हैं और एग के लिए हमारा लेयर्स, राइट। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन इंडिजिनस, जैसे इंडिया की कई सारी खुद की ब्रीड होती है, जैसे का नाम होता है असील। असील इंडिया की नेटिव ब्रीड है, तो इसको आप मिक्स करा सकते हो या क्रॉस करा सकते हो एक फॉरेन की ब्रीड के साथ, राइट। तो ये असील आपका हो गया, याद रखना, नाम याद रखना, असील इज अ इंडियन ब्रीड, राइट। इसको आप क्रॉस कर एक बाहर की ब्रीड के साथ जिसको हम कहते हैं लेगॉन। लेगॉन आपकी फॉरेन की ब्रीड है, तो इनको क्रॉस करा के आप एक नई ब्रीड आपके यहाँ पे बना सकते हो। तो याद रखना, लेगॉन तो सबने देखा होगा, कई बार आपको शॉप के अंदर दिख जाता है लेगॉन, व्हाइट कलर के जो आपके फाउल्स होते हैं उन्हें हम लेगॉन कहते हैं, राइट।
असील भी आपने देखा होगा, ये घर के आसपास लोग पालते हैं, घर के आसपास लोग पालते हैं, ये ब्राउन कलर की मुर्गियां, ये भी आपको दिख जाएंगी, राइट। तो असील ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया यहाँ पे लेगॉन, राइट। ब्रीड ऑफ वैरायटी इंप्रूवमेंट आर फोकस ऑन टू डेवलप न्यू वैरायटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेट। तो कई बार ऐसे अलग अलग ब्रीड्स को हम लाते हैं, क्रॉस करते हैं, ताकि हमें डिजायरेबल ट्रेट्स वाली ब्रीड्स हमें मिले। जैसे हम अपना काम कर रहे थे हमारे कैटल्स के साथ, काउस के साथ, वैसी चीज आपकी यहाँ पे भी की जाती है। ओके, सो ऐसा सब कुछ हम क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराते हैं, ताकि नंबर और क्वालिटी ऑफ चिक्स हमें अच्छे मिल सके, जो नए बेबीज हमें मिले वो अच्छे क्वालिटी के हमें मिले, उनका नंबर ज्यादा मिले, राइट। सो दीज आर द बेबीज यू गेट, एंड हम चाहते हैं कि इनका नंबर भी ज्यादा मिले आपको, इनकी क्वालिटी भी आपके यहाँ पे अच्छी आपको मिले, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। देन ड्रॉट ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, राइट। सो आप ऐसे ब्रॉयलर्स आप यूज करते हो वहां पे, जाके कमर्शियली आप ज्यादा चिक्स बना सको। ओके, समर एडेप्शन कैपेसिटी, कुछ आपको ऐसी मुर्गियां बनानी होती है, आपको ऐसे फाउल्स आपको बनाने होते हैं जो गर्मी के महीने में आराम से अपने आप को अडेप्ट कर सके, राइट, ताकि गर्मी में इनको कोई दिक्कत ना हो, ये सरवाइव कर जाए और नंबर अपना बढ़ा सके। तो आपको ऐसे भी बर्ड्स चाहिए होते हैं। ओके, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, आप चाहते हो कि आपके पास ऐसे ब्रीड बने फाउल्स की जिनके अंदर आपको ज्यादा पैसा ना इन्वेस्ट करना पड़े, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उनको मेंटेनेंस के लिए। तो ये भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी आप चाहते हो। तो ये कुछ आपके बेटा ट्रेड्स है जो आप चाहते हो, जो आपकी लाइक ख्वाहिश होती है, आपके लाइक डिजायर होता है कि आपके साथ साथ आपके बर्ड्स के अंदर आपको देखने के लिए मिले। तो ये बात याद रखना। Reduction in the size of the egg laying bird with the ability to utilize more fibrous, cheaper diet formulate using agriculture byproduct, right? तो आप यहाँ पे ये चाहते हो कि आप ऐसा लाइक डाइट उनको दो जो ज्यादा चीप हो, राइट, उसे आप यूज कर सको, जो आपको खेतों से मिल जाए, जिससे आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको मिल सके आपके बर्ड्स का, राइट। सो ये बात आपको यहाँ पे आ रही है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर चीपर डाइट। तो आप चीपर डाइट यहाँ पे यूज करके आप अपना लाइक उन बर्ड्स का नंबर आप थोड़ा डिक्रीज कर सको जो एग लेयर होते हैं, और अपना वो लोग उनको आप यूज कर सकते हैं, ब्रॉयलर उन्हें आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये कुछ आपके यहाँ पे ट्रेड से बेटा जो आप चाहते हो आपके बर्ड्स के अंदर, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू हैव ऑलवेज, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे एग लेयर्स और ब्रॉयलर्स के बारे में। सो ब्रॉयलर चिकन आर फेड with a vitamin rich supplementary feed for a good growth rate and a better feed efficiency। तो याद रखना जो ब्रॉयलर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं हमारे मीट पर्पस के लिए, उनको आप एक बहुत अच्छे अमाउंट में आप फूड फीड करते हो। क्या कोई मुझे बताएगा कि इनको हम एक अच्छा डाइट क्यों मेंटेन करते हैं इन लोगों का? व्हाई डू वी मेंटेन अ वेरी गुड डाइट फॉर द ब्रॉयलर्स? एनीवन? सर ताकि इनका मीट न्यूट्रिशियस हो। जाकि इनका मील इनका न्यूट्रिशियस सर हो, फैट वगैरह अच्छा हो। हाँ, ताकि जल्दी वेट गेन करे और इनके अंदर अच्छा खासा फैट और प्रोटीन हो। तो इसलिए इनको हम एक अच्छा डाइट प्रोटीन प्रोवाइड करें, ताकि इनके अंदर आपका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिले, इनके अंदर फैट कंटेंट अच्छा मिले, और इनका वेट भी जल्दी पुट ऑन हो। जितना जल्दी वो वेट पुट ऑन करेगा उतना ही जल्दी आप उसे फिर यूज कर सकते हो कमर्शियल पर्पस के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। केयर टू बी टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड मेंटेन फेदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी। याद रखना, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका डेथ ना हो आपके बर्ड्स का, उनकी लाइफ अच्छी रहे। अगर आपके बर्ड्स की सडन डेथ होने लगती है, अब एक और बात याद रखना, एक और बात ध्यान से सुनना। समझो आपके पास 1000 बर्ड्स हैं, 1000 में से 2 बर्ड बीमार हो गए, 1000 में से 2 बर्ड्स बीमार हो गए, तो जनरली आप उनको निकाल देते हो वहां से, आप उनको वहां पे नहीं रखते, आप उन्हें वहां से निकाल देते हो। तो हम उन्हें वहां से क्यों निकाल रहे हैं? व्हाई वी आर रिमूविंग देम फ्रॉम दैट एरिया? ताकि बाकी सर birds ताकि को बाकी ना हो सके। राइट, बाकियों को वहां पे बीमारी ना हो, बिल्कुल सी बात है। हाँ जी, बाकियों को वहां पे कोई बीमारी ना हो, तो आप उन्हें वहां से आप निकाल लेते हो, एंड देन यू रिमूव देम। बेसिकली आप उन्हें फिर डंप कर देते हो या छोड़ देते हो, किसी को दे देते हो, बिकॉज उन बर्ड्स को ट्रीटमेंट में आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करते जनरली, राइट। यू जस्ट लेट देम गो बर्ड्स, सो दैट हाँ, इस तरीके से आप अपना कमर्शियली आप मेंटेन करते हो। ओके, तो अवॉइड करना है मोर्टेलिटी, मतलब डेथ को मेंटेन कम करना, अवॉइड करना, एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड द कार्कस क्वालिटी, मतलब फेदर्स कैसे आ रहे हैं, उनकी जो बॉडी है वो कैसे, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, उस वक्त आप यहाँ पे ध्यान रखते हो, राइट। डेड बॉडी को कैसे मेंटेन करना है वो सब आप ध्यान रखते हो, ठीक है। सो दैट इज योर चिकन। दे आर प्रोड्यूस एज ब्रॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर द मीट पर्पस। इनको आप फिर मार्केट में सेंड करते हो फॉर द मीट पर्पस के लिए। ओके,
फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इंपॉर्टेंट। आपको सही से मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे अमाउंट में आप अच्छे बर्ड्स आप बना पाओगे। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। अब अगर मैं अच्छे मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करूं तो आप मुझे बताइए किन किन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं कहूँ, अगर मुझे खुद का पोल्ट्री फार्म सेट करना है तो क्या क्या चीजों का मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा, एक एक करके आप मुझे बताइए, बोलिए। सर सबसे पहले तो बोलिए। सर जो भी हमारे होंगे सर सर हैंड्स के लिए प्रॉपर सर फीड। ओके, तो पहले मैं, ठीक है, फीड का बंदोबस्त करूंगा। सो आई नीड टू हैव अ प्रॉपर फीड फॉर द बर्ड्स, ठीक है। और सर उनकी हेल्थ प्लेस। ठीक है, शेल्टर, शेल्टर का जो यहाँ पे रहेगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा नीट एंड क्लीन, ठीक है। सो क्लीन सर शेल्टर, एक वेटनरी डॉक्टर। क्लीनिंग। हाँ, प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी। यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट मतलब वेटनरी केयर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? क्लीनिंग में आपने यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार फिर आपने बोला था, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लीनिंग मेंटेनेंस रखना काफी जरूरी है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डाली कि एक अच्छा फीड आप प्रोवाइड करो, आप शेल्टर प्रोवाइड करो, आप प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखो अपने बर्ड्स का, और क्लीनलीनेस का भी आप ध्यान रखो। अगर आप इतनी जगह अगर आप मेंटेनेंस कर पाते हो, देन आपके बर्ड्स सर्वाइव भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, और आपको कमर्शियल फायदा भी आपको यहाँ पे होगा। तो यस, इन सब चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट। For good production of good management practice are important. These include maintenance of the temperature, hygienic condition in housing and poultry feed, as well as prevention and control of disease and pest. बिल्कुल सी बात बेटा, यहाँ पे हम एक और चीज याद रखेंगे, prevention of the disease। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, that will be the prevention of disease। So आप यहाँ पे डिजीज का प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके बर्ड्स को बीमारियां होने लगी, देन वो बहुत जल्दी बाकी सारे बर्ड्स में फैलेगी और वो आपके लिए फिर फायदेमंद नहीं होता, ठीक है। आप उन्हें मार्केट में बेचने के लिए आप उन्हें नहीं निकाल सकते, तो ये भी करना आपके लिए यहाँ पे काफी जरूरी होता है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है ना। एक ही चीज याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर की इन लोगों ने बात की हुई है। सो बेसिकली ये लोग यहाँ पे क्या करें कि देखो, जो यंग बेबीज होते हैं ना, उनको आपको थोड़ा हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप उन्हें देखो, यहाँ पे क्या क्या हुआ, देखो इन्होंने यहाँ पे बल्ब लगा रखा हुआ है, तो आप देखोगे सारे बर्ड्स मेरे बल्ब के नीचे आके बैठे हुए हैं, तो इनको थोड़ी हीट चाहिए होती है, सो दैट दे कैन सर्वाइव। तो वो सब भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट। द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लेयर्स। जब आप ब्रॉयलर्स ग्रो कर रहे होते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है, और जो एग लेयर्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। द रेशन फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। तो जो आप ब्रॉयलर्स को आप खाना देते हो उसमें काफी ज्यादा आपका प्रोटीन होता है और उसके अंदर काफी ज्यादा आपको फैट मिलता है। सेम चीज आप एग लेयर के लिए यूज नहीं करते, एग लेयर के लिए थोड़ा अलग होता है उनका खाना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप मुझे बात बताइए, जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना उनको काफी कम स्पेस दी जाती है घूमने के लिए। जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको एक छोटे से केज में रखा जाता है, उनको स्पेस कम दी जाती है घूमने के लिए। आप मुझे बताइए ऐसा क्यों किया जाता है ब्रॉयलर्स के साथ, कि उन्हें कम स्पेस दी जाती है घूमने के लिए? एनीवन? ताकि क्या? ताकि वो भाग ना जाए। ताकि भाग ना जाए। अरे बड़ा केज रखते हैं, वैसे भी नहीं भागते वो। सर इसलिए भी हो सकता है कि सर वो आगे बीच जाके कुछ अजीब कुछ और ना खा ले। अरे कुछ और ना खा सर ले। उन्हें ज्यादा स्पेस इसलिए दिया जाता है, कम स्पेस इसलिए ज्यादा दिया जाता है क्योंकि अगर वो ज्यादा चलेंगे तो शायद वो फिर पतले हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर वो, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका यहाँ पे। अगर वो ज्यादा चलेंगे, अगर वो ज्यादा मूव करेंगे तो उनका वेट गेन नहीं होगा, और आप चाहते हो उनका वेट गेन हो, इसलिए उन्हें कम स्पेस दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। सो यू विल फाइंड कि उनको कम स्पेस इसलिए दिया जाता है सो दैट यू एंश्योर दैट कि उनका वेट लॉस ना हो, उनका वेट गेन ही होता रहे, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी गिविंग देम अ स्मॉल स्पेस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नाउ द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन के आप केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। याद रखना विटामिन ए विटामिन के का अमाउंट हम यहाँ पे जनरली ज्यादा रखते हैं। नाउ poultry fowl suffer from a number of disease caused by virus, bacteria, fungi, parasite as well as nutritional deficiency। तो कई सारी बीमारी होती है वायरस, बैक्टीरिया, फंगा, पैरासाइट से, तो आपको उन
पहले तो उन्हें आपको बचाना है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग को वैक्सीनेशन मिलता है ना, जैसे हम लोग को वैक्सीनेशन मिलता है बच्चन में, वैसे पोल्ट्री बर्ड्स का भी होता है। जैसे वो बॉर्न होते हैं तो उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है, बट अगर आप वो मिस कर जाते हो देन चांस होता है कि उनको कोई बीमारी हो सकती है फ्यूचर में। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि याद रखना, एक को अगर हुई, स्प्रेड होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर वो स्प्रेड हुई देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू, आपके फार्म के लिए अच्छा नहीं है, राइट? नाउ so there is a necessity for proper cleaning, sanitation, spraying of disinfectant at regular interval. ये सब आपको करना चाहिए रेगुलरली, ताकि कोई बीमारी आपके यहाँ पे होना। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ इन्फेक्शन। मैंने आपको बोला कि इनका वैक्सीनेशन किया जाता है, वो आपको रेगुलरली करना चाहिए टू रिड्यूस द लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ डिजीज। अगर वैक्सीनेशन आप नहीं करा रहे, कोई बीमारी फैली तो आपके बर्ड्स की डेथ हो जाएगी, राइट? तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और पता है, एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू करके, सुना होगा आपने कहीं पर? यस सर। बर्ड फ्लू में पता है क्या होता है? अगर Yes, sir. अगर समझो बर्ड फ्लू किसी एक बर्ड को हुआ, राइट, तो उस बर्ड को तो आपको निकाल के मारना पड़ता है। उसके अलावा जितने भी बर्ड्स है ना आपके फार्म के, उन सबको आपको खत्म करना पड़ता है। यू हैव टू किल ऑल ऑफ देम। सो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट की वैन आती है, वेटनरी डॉक्टर्स की वैन आती है, और उन सारे बर्ड्स को फिर वो लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेते ही नहीं कि बर्ड फ्लू के स्प्रेड होने का। इट्स अ फेटल कंडीशन ना, दैट इज व्हाई। और अगर समझो कि आपका एक फार्म है, आपके 2 बर्ड्स को बर्ड फ्लू हुआ, राइट, तो आप उन 2 बर्ड्स को तो निकाल ही दोगे, उसके साथ आपके सारे बर्ड्स को आप निकाल दोगे, खत्म कर दोगे। और समझो अगर आपके फार्म से मैंने 2 बर्ड्स 1 हफ्ते पहले खरीदे थे मेरे फार्म के लिए, तो वो वैन फिर मेरे फार्म में भी आएगी और उन बर्ड्स को भी वहां पे लाइक रिड्यूस कर देगी या उन्हें कल कर देगी, ताकि कोई चांस ना रहे बर्ड फ्लू के फैलने का। तो इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाते हैं टू अवॉइड द ब्रेकआउट ऑफ डिजीज, ठीक है ना? So these are the few things you have to know बेटा। इतनी बातें आपको याद रखनी अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। वैक्सीनेशन का आप ध्यान रखो यहाँ पे अपना, सैनिटेशन, क्लीनिंग, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट, और न्यूट्रिशन का आप ध्यान रखो यहाँ पे अपना। याद रखना, ब्रॉयलर्स का खाना अलग होगा, लेयर्स का खाना अलग होगा। लेयर्स के खाने के अंदर आप ज्यादा कैल्शियम भी रखते हो। कैल्शियम आप इसलिए रखते हो ताकि एग का शेल स्ट्रॉन्ग बने, एग का शेल स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए लेयर्स के खाने के अंदर आप थोड़ा कैल्शियम का अमाउंट भी आप वहाँ पे ज्यादा रखोगे। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखना। तो ये बात भी याद रखना कि कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है लेयर्स के खाने के अंदर, ओके? सर विटामिन ए और के जो है सर वो ब्रॉयलर की फीड में रखते हैं ज्यादा। हाँ जी, ये आपका जो रहता है, आपका कहाँ गया? लेट्स सी दैट ओवर हियर अगेन, राइट? नहीं, आपके जनरली पोल्ट्री फीड में आप रखते हो, दोनों के अंदर आप विटामिन ए और के को आप मेंटेन सर, करते हो। हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए सोनाली, बोलिए। सर बोलिए एग का शेल किससे बना होता है? कैल्शियम। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एग के शेल बनाने के लिए। तो आप जो फीड होता है ना आपके लेयर्स का, उसके अंदर आप कैल्शियम का अमाउंट अच्छा रखते हो, क्योंकि आपको अच्छे चाहिए होता है एग। आप चाहते हो कि आपका एग रहे, इसका शेल स्ट्रॉन्ग बने, तो वो चीज का आप ध्यान रखते हो, ठीक है? दैट इज समथिंग टू टेक इनटू अकाउंट। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हो। आप इवन मेंटेन करते हो मेल फीमेल सेक्स। सर और उसके अंदर का जो येलो पिगमेंट होता है, क्या बेटा, क्या? सर जो उसके एग के अंदर का येलो पिगमेंट होता है वो किससे बना होता है? वो तो यॉक होता है बेटा। जो एग होता है ना, उसमें 2 चीजें होती है, एक तो व्हाइट पार्ट वाला पार्ट होता है और एक आपका होता है येलो वाला पार्ट। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो आपका एल्ब्यूमिन होता है, उसमें होता है पूरा प्रोटीन, ठीक है? और जो येलो वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं यॉक, YOLK, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको यहाँ पे, तो याद रखना आप, लेट मी राइट डाउन दैट एग विल हैव 2 थिंग्स। सो एग के अंदर अगर आप देखते हो कभी, सो एग के अंदर आपको 2 चीजें वहां पे मिल जाती है। एक आपको मिलता है आपका व्हाइट वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट इज बाय एल्ब्यूमिन, राइट? और जो येलो वाला पार्ट आप कहाँ पे होता है, दैट इज माय एग यॉक, राइट? एल्ब्यूमिन के अंदर आपको मिलता है प्रोटीन। कभी आपने देखा जो लोग जिम जाते हैं ना, वो लोग व्हाइट वाला पार्ट खाना प्रेफर करते हैं। इट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर प्रोटीन, राइट? और जो योक वाला पार्ट होता है, इसमें होता है आपका हाई अमाउंट ऑफ योर फैट, ठीक है? सो बेसिकली ये आपको इतनी चीज आपको याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द एग, राइट?
और जब आप लेयर्स बना रहे होते हो तो लेयर्स में तो आपको एक अच्छा, आप चाहते हो कि अच्छे एग बने आपके, अच्छे एग बने, अच्छे क्वालिटी के बने, अच्छा साइज हो एग का। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सी। कभी आपने हेन के एग देखे हैं रियल में? अगर आपके पास घर पे हेन हो तो Yes, देखे sir. कभी आपने? यस सर, सर दुकान पे देखे। दुकान पे तो आपको मिलते हैं, वो व्हाइट वाले आपको मिल सर जाते हैं। दुकान पे। हाँ, तो दुकान में देख दुकान सर पे वाले। नहीं दूसरे। अच्छा, ब्राउन वाले भी मिलते हैं? यस सर। तो ब्राउन कलर के भी आपको एक मिल जाते हैं, व्हाइट के भी आपको मिल जाते हैं। सो गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एग ओवर देयर, राइट? सो ब्राउन आपको मिल जाते हैं, बट हाँ जनरली शॉप्स में हमारे यहाँ पे यू गेट टू ओनली व्हाइट वन, नॉट द ब्राउन वन, बट यू कैन फाइंड देम एज वेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राउन मिल जाते। ओके, ब्राउन मिलते हैं, बढ़िया। नाउ तो इन जगह आप याद रखते हो। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट माय पोल्ट्री। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे फिश प्रोडक्शन के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ फिश प्रोडक्शन के बारे में, सो व्हेनेवर आई डिस्कस अबाउट द फिशरी, तो फिशरी के अंदर हम पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ योर फिशेस। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ फिशेस, बट इसके अलावा भी कई सारी चीजें कल्टीवेट की जा सकती है। तो आप मुझे बताइए फिशेस के अलावा क्या क्या चीजें होती है जो पानी में कल्टीवेट करते हैं और हम लोग खा सकते हैं? बताइए। एक चीज आपकी होती है प्रॉन्स करके। सर क्रैब। हाँ जी, क्रैब खा सकते हैं। और कुछ? You have something like a lobster. लॉबस्टर भी खाया जा सकता है। तो ये सब चीजें बेटा आपकी वो होती हैं जिनको आप कल्टिवेट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग। फिर एक और चीज होती है आपका पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर बेटा, पर्ल ऑयस्टर में से आपको मिलता है, आपका पर्ल मिलता है, जो मोती नहीं कहते हम लोग, जो हमें पानी से मिलता है, दैट इज अ पर्ल। तो इसको भी हम कल्टिवेट करते हो हमारे पर्ल के लिए, तो इसको भी ग्रो किया जाता है। तो काफी चीजें आपके यहाँ पे की जाती है। अब जब हम बात करते हैं फिशरी के बारे में, तो आप यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा। फिशरी के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक होता है फ्रेश वाटर कल्चर, एक होता है आपका यहाँ पे फ्रेश वाटर कल्चर, दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका मराइन कल्चर। दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका मराइन कल्चर। सो एक आपका होता है फ्रेश वाटर कल्चर, एक होता है आपका मराइन कल्चर। हिमाचल में कौन सा मिलता है बताओ, फ्रेश वाटर या मराइन कल्चर? सर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ही मिलेगा क्योंकि आपके पास ओशन नहीं है आसपास, है ना? आपको फ्रेश वाटर कल्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो मराइन कल्चर आपको बेसिकली आपको मिलेगा कोस्टल एरिया के पास में। ऐसे दिल्ली में आपको मिलेगा नहीं, इट विल ऑलवेज सीन इन द कोस्टल एरिया। तो जैसे अगर मैं बात करूँ विशाखापट्टनम हो गया, देन हमारे यहाँ पे वेरावल हो गया, देन मुंबई हो गया, तो वहां पे आपको मराइन कल्चर आपको मिल सकता है। फ्रेश वाटर आपको कहीं भी मिल सकता है, जहाँ पे भी सर हाँ बेटा बोलो। सर मराइन वाटर और सर जो फ्रेश वाटर होता है उनके फिशेज के अंदर डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है, हाँ बिल्कुल। मराइन फिश मराइन में मिलती है, सॉल्ट वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर फिश फ्रेश वाटर में मिलती है। फ्रेश वाटर फिश सॉल्ट वाटर में रह नहीं सकती, मराइन फिश आपकी फ्रेश वाटर में रह नहीं सकती, राइट? और आपकी स्पीशीज भी अलग हो जाती है, स्पीशीज भी आपकी काफी अलग हो जाती है, वहां पे टेस्ट भी अलग हो जाता है, बहुत अलग टेस्ट आता है मराइन फिश का। जो लोग मराइन फिश खाते होंगे उन्हें पता होगा, दे से दैट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट जो मराइन वाटर में ग्रो करती है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। सो यस, यू फाइंड डिफरेंसेस ओवर देयर, राइट? चलिए अब इसको हम समझते थोड़ा और डिटेल में। ओहो, फिशेस इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। सो फिशेस आपकी एक चीप सोर्स होता है आपके यहाँ पे फूड का। सो दे आर अ वेरी चीप सोर्स फॉर द फ्रूट, राइट? Fish production includes the fin true fish, right? Then shellfish such as prawn, mollusca, crabs, ये सब भी आपका इसके अंदर आ जाता है, ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। They are, बेटा एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ। लेट मी रिमूव दिस, नहीं तो वो आपको दिखेगा नहीं। सो इसको हम करते हैं, तो याद रखना, लिख लेना कहीं पे, यू हैव अ फ्रेश वाटर कल्चर एंड यू हैव मराइन कल्चर, ठीक है? और फिश में आप काफी सारी चीजों का कल्टीवेशन आप करते हो यहाँ पे। यू कल्टीवेट द फिश, यू कल्टीवेट द प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर एंड इवन द पर्ल ऑयस्टर। ये सब चीजें आप यहाँ पे कल्टीवेट करते हो
इन सब का कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है। पॉलिएस्टर को हम लोग खाते नहीं है, बट हाँ उसको हम लाइक मार्केट में उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सो नाउ ये सब हमें फिश है, ये बेसिकली आज इस मराइन फिश है जो आपके सामने है, ये सारी मराइन फिश है, क्या ये सारे क्रॉप, प्रॉन एंड क्रैब भी बेटा क्या होता है, प्रॉन भी आपके मराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी आपके होते हैं। So also a freshwater crab as well, prawn as well, and also marine as well. There are two ways of obtaining fish. One from the natural resources. हाँ बेटा बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर क्रैब्स भी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में अलग अलग होते हैं? हाँ अलग अलग होते हैं। कभी टाइम लगा तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि फ्रेश वाटर वाले क्रैब्स को कल्चर अलग तरह से किया जाता है और मराइन वाटर वाले भी अलग तरीके से कल्चर किया जाता है, ठीक है। अब कल्चर इनको आप कहाँ पे करते हो, एक होता है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके में बेटा क्या होता है ना कि समझो आपके पास एक पॉन्ड है, आपके घर के आसपास एक तालाब है, तालाब में आपने बेबी फिश को छोड़ दिया, आपने 1000 बेबी फिश को छोड़ दिया और आप 6 महीने बाद आके उनको आप वहां से निकाल के उन्हें बेच दोगे। सो दैट इज अ नेचुरल वे ऑफ फिशिंग, कि आपका खुद का पॉन्ड है या कम्युनिटी का पॉन्ड है, बाजू में आपके घर पे पॉन्ड है, उसने आपने फिश को डाल दिया, आपने उन्हें ग्रो किया बढ़िया अच्छा 6 महीने के लिए, फिर आप जाके फिशिंग करके उन्हें निकालते हो सबको और बाहर जाके आप बेच देते हो। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, पैसा आप यहाँ पे लगा नहीं रहे ज्यादा, ना ही खाने पीने का उनका पैसा कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ना ही कुछ अलग सा प्रोडक्शन आपको देना पड़ रहा है, फिश अपना ग्रो करिए पॉन्ड के अंदर, राइट। दूसरा तरीका होता है कि आप एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाओगे आपके घर के आसपास, स्विमिंग पूल जैसा है कि आप एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाओगे और उसमें आप फिश को ग्रो करोगे। वो करने में लगता है इन्वेस्टमेंट, वो करने में आपको काफी अच्छा पैसा भी लग जाता है, लेकिन उसका फायदा भी अच्छा होता है। फायदा क्या अच्छा होता है कि आप फिश को अच्छा खाना दोगे तो उसका साइज भी अच्छा बनेगा, अगर उसका साइज अच्छा बनेगा तो मार्केट में उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो जब आप खुद का आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हो ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है पैसों का, बट उसमें आपको फायदा भी ज्यादा होता है। यू कैन फाइंड द फिश विल ऑल सर्वाइव क्योंकि उन्हें खाना मिल रहा है, एंड दे विल हैव अ वेरी गुड मार्केट वैल्यू। बट सेम चीज नहीं होती जब आप पॉन्ड में ग्रो कर रहे होते हो। पॉन्ड में आपने छोड़ दिया फिश को आपने ग्रो करने के लिए, पॉन्ड में मगरमच्छ भी है कुछ फिश उसने भी खा ली, कुछ फिश आपके पड़ोसी के गांव के लोग आके भी लेके चले गए, कुछ फिश सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि खाना कम था। तो इतना फायदा होता है उसके अंदर भी, लेकिन इतना नहीं होता जितना आर्टिफिशियल के अंदर आपको मिलता पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कम होता है ना उसके अंदर, वो भी फायदा होता है। तो ये बात याद रखना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ? इज दिस समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो देखो यहाँ पे लिखा, सो यू हैव अ नेचुरल रिसोर्स लाइक कॉल्ड एज कैप्चर फिशिंग। आपने पॉन्ड में जाके फिश को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, बेबी फिश को आपने ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, फिर आप अपना नेट वेट डाल के अपना कैप्चर करके आपस में बांट लेते हो या बाहर आके बेच देते हो, राइट। तो ये बेसिकली एक गांव का एक खुद का एक पॉन्ड होता है, वहां पे सब लोग जाके फिर अपना फिशिंग वहां पे कर लेते हैं। एक ये चीज आपकी हो सकती है। फिर एक होता है फिश फार्मिंग। ये देखो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल कल्चर, ये आपने खुद का सेटअप किया हुआ है, राइट, और उसमें अपने फिश को ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे फिश का नंबर भी अच्छा बन जाता है, साइज अच्छा बन जाता है क्योंकि आप उन्हें खाना दे रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, राइट, और इसमें आपको कमर्शियल फायदा आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यू हैव अ मच मोर हायर वैल्यू ऑफ कमर्शियल बेनिफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस समथिंग यू कैन डू ओवर हियर, राइट। मैंने शायद ये बात आपको पहले ही बताई थी, आपके हिमाचल में आपके फिश जो होती है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, सर रोहू? नहीं रोहू तो है ही, एक और फिश होती है हिमाचल में जो बड़ी फेमस है, जो बरोट वाले एरिया में मिलती है बेटा, बरोट एंड यू फाइंड देम बरोट बीर बिलिंग वाले एरिया में आपको मिलती है। बरोट की जो नदी पास होती है ना वहां से वो फिश पास होती है। यू हैव ट्राउट फिश, सुना है नाम आपने ट्राउट फिश का? कोई है मंडी से, सुना है किसी ने नाम? नहीं सुना? अरे नो सर। ट्राउट फिश का कल्चर बहुत ज्यादा होता है आपके मंडी में बरोट वाले एरिया में। अगर आप जोगिंदर नगर के पास से हैं देन आपको शायद मालूम होना चाहिए। तो उनको वहां पे कल्चर किया जाता है, ठीक है। नाउ द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी ईदर सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एज रिवर और पॉन्ड। तो अगेन आपका वही यहाँ पे बात करने के लोग मराइन कल्चर किया, फ्रेश वाटर कल्चर के लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिशिंग फ्रॉम द सी वाटर इज कॉल्ड मराइन फिशरीज। अब मराइन फिशरीज में बेटा क्या होता है ना, ये बात समझिए ध्यान से, आपके दो तरीके होते हैं। या फिर आप ओशन में जाके खुद का केज सेटअप कर लो, ओशन में जाके अपना केज लगा दो और उस केज के अंदर आप फिश को ग्रो करो। एक तो ये तरीका आपका हो गया। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप ओशन में जाके फिश पकड़ के आप लेके आओ, ओशन में जाओ फिश पकड़ो और आप उसे लेके आओ।
तो ये दो तरीके से आप मराइन फिशिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। क्या रहता है, एक तो होता है कि अपना खुद का सेटअप आप लगा लो, और एक होता है आपका कि आप बोट लेके चले जाओ पानी के अंदर और फिश पकड़ के आप लेके आओ। अभी आजकल क्या हो रहा है ना बेटा कि आपका फिश का, आपका जो फिशिंग करने का जो तरीका है वो इतना एडवांस हो चुका है कि बहुत ज्यादा नंबर में फिशेस को पकड़ा जा रहा है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज लिख के देता हूँ यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन। अरे डू आई हैव अ स्पेस? आई विल हैव अ स्पेस, यस। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप है ना फिशिंग करने के लिए, मराइन फिशिंग करने के लिए आप एक चीज यूज करते हो जिसे हम कहते हैं ट्रॉलर्स। सो मराइन फिशिंग के लिए, मराइन फिशिंग के लिए आप एक बोट यूज करते हो। आजकल जो एडवांस बोट यूज की जाती है उसे हम कहते हैं ट्रॉलर्स। ट्रॉलर्स, अब ट्रॉलर्स जो यूज किए जाते हैं, ये बड़े बड़े कंपनीज ट्रॉलर्स यूज करते हैं। पता है ये करता है क्या, ये कैसे यूज करते हैं इसे, या मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। आप सोचो, आप अपने पानी के अंदर ऐसे एक प्लास्टिक की थैली आप डालते हो और उसे खींच के आप लेके आते हो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, तो पानी में जो कुछ भी होगा वो सारा आ जाएगा थैली के अंदर। पानी में जो कुछ भी मटेरियल आपका होगा वो सारे के सारे थैली में आ जाएगा। इस तरीके से ट्रॉलर्स काम करते हैं। तो एक से नेट लगा देते हैं पानी के अंदर और उस नेट को लोग खींच के लेके जाते हैं पानी में से। जब उसे वो पानी से खींच के ले जा रहे होते हैं तो पानी में जो कुछ होता है वो सारा आ जाता है ट्रॉलर के अंदर। तो इसमें पता है फायदा क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा मटेरियल एक टाइम पे आपको मिल जाता है, राइट। आप मुझे बताओ इसमें नुकसान क्या होता होगा, इसमें क्या नुकसान होता होगा, आप ये बताओ मुझे। सर उसमें अगर ओशन में कोई वेस्ट सामान हो सर वो भी आ जाएगा तो। ठीक है, एक वो चीज हो सकती है, और क्या मराइन लाइफ को क्या नुकसान हो सकता है उसके अंदर? अनवांटेड फिश भी यहाँ पे आपकी आ जाती है। अनवांटेड फिश, या मैं कहूंगा अनवांटेड एनिमल्स भी आपके इसके अंदर फंस जाते हैं। कई बार ट्रॉलर्स के अंदर सी टर्टल फंस जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कई बार ट्रॉलर्स के अंदर वो फिश आ जाती है जिसका कोई कमर्शियल फायदा ही नहीं होता, जिसका कोई मार्केट का वैल्यू ही नहीं होता, तो वो फंस के मर जाती है। तो ये चीज, इससे नुकसान होता है। सो ट्रॉलर से यूज करना चालू किया है, मतलब जब से ट्रॉलर अब हर एक कोस्ट एरिया पर यूज किए जाते हैं तो फिशिंग का अमाउंट कम हो चुका है। मतलब मैं कहूंगा आपसे, अगर आज की डेट में अगर आप एक फिशरमैन से जाके बात करते हो कोस्टल एरिया पे, जितना फिशिंग आज से 10 साल पहले हुआ करता था उतना फिशिंग अब उतना नहीं हो पाता, क्योंकि फिशेस कम हो गई है। फिशेस काफी कम हो गई है। उसका एक रीजन ये है कि आपने बहुत एडवांस तरीके से आपने यहाँ पे फिशिंग करना चालू कर चुके हो, राइट। सो ट्रॉलर्स एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा फिशिंग आपकी हो रही है, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपको याद हो तो ये मैंने टर्म आपको शायद कभी बताया होगा, दिस इज अ टर्म कॉल्ड एज बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर शायद 10th क्लास को बताया होगा मैंने ये टर्म। एक दिस इज अ टर्म कॉल्ड एज बाय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप निकाल रहे हो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप निकाल रहे हो ओशन में से। ऐसा करोगे तो फ्यूचर की जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। सब आपने एक ही टाइम पे निकाल लिया तो फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक कंसर्न है, ये एक कंसर्न आपका हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बेटर प्रैक्टिस करो फिशिंग की। आप ट्रॉलर यूज मत करो, आप ऐसे गियर यूज करो जिससे आप जो चाहिए आप उसी कैप्चर कर पाओ, सब कुछ कैप्चर ना करो। सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी डन, राइट। एक तो ये तरीका आपका हो गया। एक तरीका हो गया कि आप केज सेटअप कर लो। एक हो गया तरीका कि ओशन में जाके, ओशन में आप जाओ अपना और अपना केज लगा दो। ओशन में जाके आप अपना वहां पे अपना केज लगा दो और उस केज के अंदर आपको जो करना है आप ग्रो कर लो। आप इसमें अपने फिश ग्रो कर सकते हो, आप इसमें अपना ग्रो कर सकते हैं, अपने क्रैब्स ग्रो सकते हो, जो आपको ग्रो करना है आप वहां पे कर लो। तो ये भी काफी एडवांस टेक्निक है, ये लोग काफी लोग करते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जिसका मैं नाम यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मराइन इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस है थ्रू आउट द इंडिया। शायद आप में से कोई उसमें काम करे फ्यूचर में, वो ये भी हो सकता है। उसका नाम है आपके यहाँ पे CMFRI। ये लोग मराइन फिशरी के ऊपर काम करते हैं, सेंटर ऑफ मराइन फिशरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लोग मराइन फिश को कैसे कल्चर किया जा सकता है, कैसे उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है,
क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, वो सब चीजों पे वो लोग रिसर्च करते हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट एंड इट इज देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. विशाखापट्टनम में है, कोची में है, वेरावल में है, गोवा में है, राइट. एंड काफी अच्छे लेवल का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है कि कैसे आप मराइन फिश को आप ग्रो कर सकते हो अच्छे तरीके से. और उनके ऊपर हर एक टाइप का रिसर्च किया जाता है, किसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है. दे डू एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ थिंग. बिकॉज बेटा यार इतना फिशरी जो है ना वो एक बहुत ही कमर्शियली मतलब इट इज अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री एक्चुअली, क्योंकि कई सारी फिशेज इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है बाहर बहुत ज्यादा. तो इसलिए वी हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड फिशरी इंडस्ट्री इन द इंडिया. ठीक है, तो ये बात आप याद रखना. तो ओशन में जब आप जाके केज सेटअप करते हो तो उसमें भी आप फिश और क्रैब्स को ग्रो कर सकते हो, और ये भी काफी एक अच्छा तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपना कल्चर आप कर सकते हो, राइट ना. तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो ये लोग फिशिंग कर रहे हैं आपका यहाँ पे. एंड फिशिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर इज कॉल्ड इनलैंड फिशरीज. जब आप फ्रेश वाटर से अगर आप फिश निकालते हो इस तरीके से तो आप इनलैंड फिशिंग आप कर सकते हो. क्या लग रहा है ये लोग कहाँ के लग रहे हैं आपको? क्या आप देखिए आपको क्या लग रहा है कहाँ के लोग हैं ये सब? सर केरला. केरला के नहीं है सर गोवा. नहीं, गोवा के भी नहीं, एक्चुअली इंडिया के हैं ही नहीं ये लोग. कहाँ के लग रहे हैं? केरला. ये जापान के लोग हैं. जापान वाले एरिया में ऐसे कैप पहनते हैं, याद करिए. राइट. यस सर. तो ये चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड मराइन फिशरीज. ठीक है, चलो. तो चलिए समझते हैं हम यहाँ पे हमारी मराइन फिशरी को. इंडिया मराइन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन. इतनी लंबी कोस्ट लाइन है हमारे पास. गुजरात, कर्नाटका, केरला ये पूरा मिला के ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स दोनों वाले, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों साइड आपको यहाँ पे कोस्ट लाइन आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट. जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फिशिंग कर सकते हो. पॉपुलर मराइन फिश वैरायटीज इंक्लूड पॉम्फ्रेट. बड़ी फेमस मराइन फिश आपकी होती है यहाँ पे, याद रखना, पॉम्फ्रेट. देन मैकरेल. मैकरेल इज ऑल्सो वेरी फेमस मराइन फिश. फिर आती है आपकी टूना. ये आपने नाम शायद सुना होगा, टूना फिश आपने शायद सुना होगा. तो टूना, मैकरेल, पॉम्फ्रेट ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है. एंड योर सार्डीन, ये सारे, एंड बॉम्बे डक, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे मराइन फिश है. तो इन सबके नाम याद रख लो. पॉम्फ्रेट, टूना, सार्डीन, बॉम्बे डक एंड योर मैकरेल, ये सारे आपके यहाँ पे जाते हैं मराइन फिशेस. तो ये आप ओशन से आप लेके आते हो एंड देन यू सेल देम इन द मार्केट, राइट. नाउ मराइन फिश में आप क्या करते हो? मराइन फिश आर कॉट यूजिंग मेनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट फ्रॉम द फिशिंग बोट. ये जो है ना यहाँ पे ट्रॉलर है, ये जो ट्रॉलर आप देखो इसमें बहुत कुछ आ चुका है इसके अंदर. इसमें कई बार वो चीजें भी आ जाएगी जिनको आना नहीं चाहिए. ये थोड़ा हार्मफुल होता है, इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए एक्चुअली में देखा जाए तो. या गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि इतना ही लोग ट्रॉलर यूज करेंगे या इतने टाइम के लिए यूज करेंगे. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन ताकि पॉपुलेशन फिशेस का मेंटेन किया जा सके. बताइए सोनाली, बताइए. सर इससे तो फिर बेबी फिशेस भी आ जाते होंगे इसमें. एग्जैक्टली वही तो दिक्कत आती है. बेबी फिश भी आ जाते हैं इसके अंदर. अब बेबी फिश अगर आ गए तो उसे आप मार्केट में तो उसका कोई कमर्शियल वैल्यू होता नहीं है, उनकी डेथ भी हो जाती है वहां पे अटकने के बाद. तो अगली जनरेशन आपकी बन ही नहीं पाती. अगली जनरेशन अगर आपके यहाँ पे बन नहीं रही देन वही प्रॉब्लम आ रहा है. फिर आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ रहा है. सो इसलिए तो कहा जा रहा है बेटा कि आज के डेट में जितना आपको फिश मिलता है ना वो बहुत कम मिलता है जितना पहले मिलता था. एंड वन ऑफ द रीजन इज कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो ओशन में से फिशेस को. तो ये कंसर्न है कि ये इकोसिस्टम को डैमेज करेगा. ओवर फिशिंग इकोसिस्टम को डैमेज करेगी, राइट. जब आप एज अ रिसर्चर आप काम करते हो ना कोस्टल एरिया में तब आपको ये सब पता चलता है. जब आप बात करते हो लोगों से देन दे टेल यू कि जो लोकल फिशरमैन वो कहते हैं कि पहले हमें फिशेस काफी कोस्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जाके हमें मिलती थी, अब हमें 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तब जाके हमें फिशेस मिलती है. सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट समथिंग इज चेंजिंग इन द ओशन and some strong steps should be taken to avoid that. ठीक है. So yield are increased by locating the large range of school of fish in open sea using satellite and echo sounder. तो अब काफी एडवांस टेक्निक हो चुकी है. तो इको साउंड यूज करके, सैटेलाइट यूज करके, इमेजरी यूज करके आप फिशेस का अमाउंट आप पता कर सकते हो. फिर आप वहां पे ज्यादा डाल के अपने फिश को आप पकड़ सकते हो, राइट. Some marine fish of high economic value are also farmed in the sea water. जैसे मैंने आपको बोला कुछ फिशेस को आप वैसे केज में डाल के आप ग्रो करते हो. सम मराइन फिश को आप क्या करते हो, आप उन्हें केज में डालते हो और उन्हें आप वहां पे कल्टिवेट करते हो, राइट. जैसे आपका मुलेट हो गया, मुलेट को आप काफी ग्रो करोगे, इसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती है, मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है. तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे
ग्रो करोगे आपके केज के अंदर। भेटकी, दैट आल्सो हैज अ हाई कमर्शियल वैल्यू, एंड द पर्ल स्पॉट, इन सबको आप फार्मिंग कर रहे हो। फार्मिंग मतलब केज लगा दिया ओशन में और उसके अंदर आप इसे ग्रो कर रहे हो। और इनको भी प्रॉन्स क्रैब्स को तो वैसे ही ग्रो किया जाता है, इनको पकड़ते नहीं है, वैसे ही ग्रो किया जाता है। देन मजल, हम लोग इतना नहीं खाते लेकिन कोस्टल में अगर आप जाओगे तो मजल भी खाया जाता है, इसको भी निकाल के खाया जाता है। ऑयस्टर, राइट, एंड सीवीड, सीड मतलब आपके सी प्लांट्स। कुछ एरियाज में सी प्लांट को कंज्यूम करा जाता है, एक बहुत बढ़िया सोर्स बन जाते हैं ये लोग प्रोटीन का, सो इसको भी आप कंज्यूम करते हो, तो इनकी फार्मिंग की जाती है, राइट। ऑस्टर आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल, तो मैंने आपको बोला था कि ऑस्टर का आप इवन कल्टिवेशन करते हो पर्ल पर्पसेस के लिए, तो ये सब आपको याद रखना है। दिस इज समथिंग दैट बीन डन। As a marine fish stock gets further depleted, the demand for more fish can only be met by such culturing of the fishes, culture fisheries, practice called as a mariculture. तो जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे मराइन फिश को कल्चर करना है या उनको ग्रो करने की फार्मिंग करनी है, तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय मैरिकल्चर। याद रखना, उस टर्म को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मैरिकल्चर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज के डेट में फिशिंग का लाइक इतना मिलता नहीं आपको आपका ओशन के अंदर, तो बेटर है कि आप उन्हें कल्चर करो, राइट, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपका यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इनलैंड फिश के बारे में, दैट मीन्स योर फ्रेश वाटर फिश के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या होती है, कैसे काम करती है, हाउ डू दे वर्क आउट, सो दैट इज समथिंग वी विल नाउ ट्राई टू सी। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल्स, पॉन्ड, रिजर्वायर एंड रिवर। इनके अंदर आप ग्रो कर सकते हो इन्हें, या फिर आप खुद का घर के पास आप सेटअप कर लो। अच्छा, आप में से कोई है जिसके आसपास कोई फिशिंग इंडस्ट्री है, या कोई है आपके घर के आसपास कोई फिशरी का कुछ है क्या सेटअप आपके घर के आसपास, किसी के पास? नो सर। कोई नहीं। सर हमारे यहाँ पे सर एक मंदिर है ना सर, उस वहाँ पे एक पॉन्ड में है फिशेस। हाँ, लेकिन वो कमर्शियली के ग्रो नहीं करते होंगे, वो ऐसे ही रखा होगा, हाँ बस देखने के लिए ओनली। हाँ, देखने वाली होंगी वो, देखने वाली होंगी वो, कमर्शियल वाली नहीं होंगी। आप में से अगर कोई करेरी के अगर पास होता है ना, तो करेरी के पास उन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है ट्राउट फिश का, केज बना के रखा हुआ है रिवर के पास, और रिवर का पानी अंदर से आ रहा होता है और एक साइड से निकल भी रहा होता है और अंदर फिशेस ग्रो कर रही होती है, तो बढ़िया उन्होंने सेटअप करके रखा हुआ वहाँ पे। करेरी आपका आया, शायद आपको मालूम है, धर्मशाला से ऊपर आया, तो वहाँ पे उन्होंने करके रखा हुआ है। सो है, सभी लोगों को मिल जाता है। कोई है क्या आपका करेरी के पास से? एनीवन? नो वन? अरे दिव्यांशी, आप करेरी से हो? सर हम धर्मशाला से हैं। अच्छा 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 अच्छा। शामवी, आप कहाँ से हो? सर धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला से थोड़ा ये आगे है, धर्मशाला से इट विल बी स्लाइटली आगे, अराउंड 13 किलोमीटर ऊपर ही होता है। सो बट हाँ, वहाँ पे आपको मिल जाता है देखने के लिए सब। ऑलराइट, ब्रैकिश वाटर वाटर रिसोर्सेज वेयर द, हाँ, ब्रैकिश वाटर बेटा वो होता है जहाँ पे आपका मराइन वाटर और सी वाटर आपका मिक्स होता है। सो ब्रैकिश वाटर आपको बोलेगा जहाँ पे आपका मराइन और सी वाटर आपका मिक्स होगा। ऐसे वाटर को, ऐसे एरियाज को हम बोलते हैं एशुरीज या लगून्स, और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा आपको फिशेस देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा लोग जाके आपका फिशिंग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जहाँ पे मराइन वाटर फ्रेश वाटर आपका मिक्स होगा उसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर, या आप उसके लिए एक और टर्म यूज कर सकते हो एज अ एशुरीज या आपका लगून्स, एंड वहां से फिर आप कई सारे आप फिशेस को आप वहां पे रिसीव कर सकते, निकाल सकते हो, राइट। दीज एरियाज विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ फिशेस विल गेट टू सी। शैलो बॉडीज ऑफ वाटर सेपरेट फ्रॉम द ओशन बाय अ सीरीज ऑफ बैरियर लैंड, तो जहाँ पे शैलो वाटर होता है वहां पे आपको फिशेस मिल जाती है, राइट। Now, while capturing the fishing is also done in the inland water bodies, the yield is not high. जब आप कैप्चर करते हो ना फिश को तो आपको इतना फायदा नहीं होता, लेकिन जब आप ग्रो करते हो तब आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज आर थ्रू एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर मतलब आपका फिश का ग्रो करना, फ्रेश वाटर फिश को ग्रो करने को हम कहते हैं एक्वाकल्चर। जब आप में से कोई डिसाइड करता है कि मुझे फ्रेश वाटर फिश को ग्रो करना है अपने घर, अपने सराउंडिंग के अंदर, उसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो ये बड़ा ही फायदेमंद होता है, कमर्शियली फायदा इसमें बहुत ज्यादा होता है आपको, राइट। सो इट्स लाइक एक साल का रेवेन्यू आपका 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए आपका आ सकता है अगर आप सही से करो तो। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। इन द स्टार्टिंग यू हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, राइट।
Fish culture is sometime done in a combination with a rice crop so that fish are grown in water in the paddy field. कई बार ऐसा भी किया जाता है, जहां पे आप राइस क्रॉप आपका हो रहा होता है वहां पे आप फिश को कल्चर करते हो, तो इसमें दोनों फायदे आपके होते हैं, फिश भी ग्रो हो रही होती है, राइस प्लांट भी ग्रो हो रहा होता है, और उसका एक और फायदा ये होता है कि फिश की जो ड्रॉपिंग्स होती है उसे फायदा मिलता है आपके राइस प्लांट को, राइट। सो आपका, मैं कहूंगा कि आपका जो फिश का वेस्ट होता है वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है राइस प्लांट को, सो वो भी कई बार किया जाता है। सो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राइस प्लांट है, पानी बाहर के रखा हुआ है आपने, और वहां पे आपने फिश को भी ग्रो कर रहे हो, सो इसमें भी आपको डबल बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग आल्सो डन। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन अ कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम में आपको समझा दो, ये आप ध्यान से सुनना, मैं आपको ये समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू। कहाँ समझाऊं, कहाँ समझाऊं, कहाँ समझाऊं, आई नीड सम स्पेस and I'm not finding some space. Okay, let me explain you this composite farming over here. ध्यान से सुनना, composite farming को ये क्या होता है। Let me write it down over here. So let me explain what is my composite farming. Assume करते हैं कि दिव्यांश के पास एक पॉन्ड है, राइट। तो दिव्यांश क्या करेगा वहां पे उस पॉन्ड के अंदर, वो 2-3 अलग अलग टाइप के फिश को वहां पे ग्रो करेगा, ठीक है। तो समझो उसका यहाँ पे पॉन्ड है, राइट। अब वो क्या करता है, इस पॉन्ड के अंदर 2-2, 3-3 अलग अलग टाइप के फिश को यहाँ पे ग्रो करता है। मतलब क्या करता है, वो ऊपर वो एक अलग टाइप के फिश रखता है, ऊपर के एरिया में वो एक फिश ग्रो करता है जो सिर्फ पॉन्ड के अपर एरिया में घूमती है। तो वो ऐसी फिश को वहां पे ग्रो कर रहा है। ये फिश कम सॉक्स ज्यादा लग रहा है, राइट। सो वो एक यहाँ पे ग्रो कर रहा है आपका यहाँ पे, राइट। इसको हम ऐसे देते हैं। हाँ जी बेटा बताइए दिव्यांश, बोलिए। सर नहीं किया था, गलती से वो तभी डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे फिशेज है बेटा यहाँ पे, राइट। और ये फिशेज का फायदा क्या, ये फिशेज आपके सिर्फ अपर सरफेस पे आपकी ग्रो करेंगी या वहां पे घूमेंगी है, इनका ये वो वाला एरिया होता है। तो दिव्यांश ने क्या किया, एक फिश उसने यहाँ पे डाल दी, दूसरी फिश उसने ऐसी डाली जो रहती है बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में रहती है। तो दूसरी फिश उसने यहाँ पे बना के डाल दी उसने यहाँ पे, और वो फिश जो उसने यहाँ पे बना के डाली है वो एकदम बॉटम में मिलती है उसे। उसने कुछ यहाँ पे और एक और फिश यहाँ पे लगा दी, राइट। और ये फिश आपको सिर्फ मिलती है आपके बॉटम के अंदर, राइट। सो दिव्यांश ने यहाँ पे क्या किया, उसने बड़ा अच्छे से दिमाग दौड़ाया कि उसने क्या किया, उसने 2 ऐसे फिश लगा के रखे हुए अपने पॉन्ड के अंदर जो एक दूसरे के साथ लड़ती नहीं है। कैसे लड़ेंगी, दोनों अलग अलग रहती है, उसका एरिया ऊपर का है, उसका एरिया नीचे का है, तो दोनों कभी मिलेंगी नहीं, कभी लड़ेंगी नहीं, दोनों अपने एरिया में खुश है। और उसके बाद दिव्यांश ने क्या किया, उसने और दिमाग दौड़ाया। उसने क्या किया, उसने बीच में भी एक फिश लगा दी जो बीच वाले एरिया में मिल जाती है, जो ना ही ऊपर वाले एरिया में रहना पसंद करती है ना ही नीचे वाले एरिया में रहना पसंद करती है। तो जब आप ऐसी टाइप की फिशिंग आप कर रहे हो, इतना दिमाग लगा के कि मैंने ऐसी फिशिंग रखी है जो पानी के अलग अलग लेवल में मुझे मिलेगी और कभी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगी, तो पता है इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि उसे पूरे साल भर उसे कल्चर मिलेगा, पूरे साल उसका पॉन्ड भरा हुआ रहेगा फिश के साथ, और वो हमेशा निकाल के उन्हें बेच सकता है। तीनों अलग अलग टाइप की फिश है मेरे यहाँ पे, तीनों वहां पे ग्रो कर रही है। तो समझो अगर दिव्यांश करता है कि अगस्त के महीने में ग्रीन वाले फिश को निकाल देता है, तब भी उसका पॉन्ड खाली नहीं हुआ, उसके पॉन्ड में भी रेड और ब्लू वाली फिश आपकी वहां पे है। तो जब तक आपका वो रेड और ब्लू वाली फिश बड़ी हो रही है, तब वो छोटी ग्रीन वाली फिश को वहां पे डाल देगा वो ग्रो करने के लिए। फिर क्या करेगा, वो 2 महीने बाद क्या करेगा, रेड वाली फिश को निकाल लेगा बेचने के लिए। वो टाइम पे ब्लू वाली होगी और ग्रीन वाली बड़ी हो रही होगी, राइट। तो इससे फायदा क्या होता है कंपोजिट फार्मिंग का, कि आपका फिश, आपको जो बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे ज्यादा मिलता है। आपका पॉन्ड हमेशा आपका फिल रहेगा फिशेस के साथ, और उसके साथ साथ आपको हमेशा कमर्शियल बेनिफिट मिलता रहेगा। आप हमेशा अपने पॉन्ड में से फिश निकाल के बेच सकते हो, और आपका स्टिल आपका पॉन्ड खाली नहीं होगा, आपके फिश के अंदर पॉन्ड के अंदर आपको फिशेस मिल जाएगी। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ कंपोजिट फार्मिंग। क्या आप लोगों को यहाँ पे फायदा समझ आ रहा है? यस सर। यहाँ पे आपकी लड़ती नहीं है, यहाँ पे फिशेस आपके यहाँ पे लड़ती नहीं, बिकॉज सबका जो रहने का जो एरिया वो आपका अलग है। ग्रीन फिश आपको अपर एरिया में मिलेगी, रेड फिश आपको बीच में मिलेगी, और ब्लू फिश आपको सिर्फ नीचे वाले एरिया में मिलेगी। सो कभी वो लड़ते नहीं है, सो दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो वो भी आपको बेनिफिट होगा, आपको मिलेगा। बताइए दिव्यांश क्या हो गया, बताइए। सर अगर ये तीनों, सर जैसे फिशेज होगी तो वो अलग अलग एरिया में रह रही है कंपोजिट फार्मिंग में, तो सर जो उनको फीड होगा सर वो उस
मतलब सर जो ऊपरल एरिया में रहते हैं उनको कहाँ से मिलेगा फीड फिर? हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फीड हम थोड़ा सा अलग डालते हैं। हम दो टाइप की फीड यहाँ पे डाल सकते हैं। एक फीड जो आपका सरफेस पे रहेगा, एक वो खाना जो आपका सरफेस पे रहता है, और दूसरा खाना जो नीचे चला जाएगा, जो सरफेस से रहेगा वो नीचे चला जाएगा। और जैसे वो खाना जो नीचे जाएगा उनको फिर मेरा रेड वाला फिश और मेरा ब्लू वाला फिश यूज कर सकता है। तो आप यहाँ पे अलग अलग टाइप का यूज कर सकते हो, ठीक है, उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, राइट। अब तुम सोचो कि ये तो किया दिव्यांश ने यहाँ पे फार्मिंग, मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी फार्मिंग करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना जो पॉन्ड था, मेरा जो यहाँ पे पॉन्ड था, उसके अंदर मैंने 2 फिश लगा दी। उसके अंदर मैंने एक फिश यहाँ पे लगा दी, ये भी फिश थोड़ी अजीब फिश बन रही है यहाँ पे, तो मेरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिश लगा दी एक टाइप की, राइट, जो अपर सरफेस में यहाँ पे रहती है। और जो दूसरी फिश मैंने यहाँ पे डाली, वो भी मैंने वही डाली जो अपर सरफेस में रहती है। तो ये तो एक टाइप की फिश होगी मेरी यहाँ पे। मैंने दूसरी फिश जो डाली वो भी मेरी अपर सरफेस पे ही मुझे मिलती है। तो आप बताइए मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी? जब आप दोनों फीड करोगे तो ये सरफेस में रहेगा, लेकिन इन दोनों को प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो जब एक खाएगी तो फिर दूसरी को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने दोनों एक टाइप की फिश, मैंने एक ही सरफेस वाली मैंने फिश यहाँ पे रख दी, तो एक खाएगी दूसरे को नहीं मिल पाएगा खाना, और शायद ये लड़ भी ले खाने के लिए, तो इसमें मुझे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लड़ेंगे खत्म हो जाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, खाने के लिए लड़ेंगे, एंड दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर मी। सर आपका वॉइस डबल आ रहा है। क्या बेटा क्या? सर आपका वॉइस डबल आ रहा है। वो मेरा वॉइस डबल आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए था वैसे। क्या सबको मेरा वॉइस डबल आ रहा है या कुछ कुछ ही आ रहा है मेरा वॉइस डबल? सर सोनाली का माइक। अरे किसी का माइक ऑन होगा बेटा, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, तो वॉइस डबल नहीं आएगा। तो ये होता है मेरा बेटा यहाँ पे कंपोजिट फार्मिंग, ठीक है। इसको मैं फिर बाहर से हटा देता हूँ, ये हटा दो ना, तो ये फिशेस आपको पूरा स्लाइड दिखा देंगे, रुको। वैसे भी ड्राइंग काफी अजीब थी। नाउ सो ये बात आप याद रखना, दैट इज माय कंपोजिट फार्मिंग, जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो लेट्स सी क्या था मेरे यहाँ पे, हाँ, सो व्हाट इज देयर, कहाँ था, हाँ ये था मेरा, हाँ। सो बोथ लोकल एंड इंपोर्टेड फिशेस, हाँ, सो मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग इज द कंपोजिट फिश कल्चर, बोथ लोकल एंड इंपोर्टेड फिशेस आर यूज्ड इन सच सिस्टम। बहुत बाहर की लोकल और इंपोर्टेड फिश आप यहाँ पे यूज करो। तो आप देखो यहाँ पे तीनों को अलग अलग लेवल पे रखा हुआ है। काटला ऊपर है, रोहू बीच में है, मृगल नीचे है। सो हैव 3 layers of fishes you can see over there, right? So in such system, a combination of 5 to 6 fish species are used in a single pond. Single pond में अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे फिश यूज कर सकते हो। These species are selected so that they do not compete for food among them, having different type of food habit. तो इनका फूड हैबिट अलग होता है, ये compete नहीं करती, लड़ती नहीं है, क्योंकि अलग अलग लेवल पे आपको मिलते हैं यहाँ पे, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कंपोजिट फार्मिंग, और इसका हमें बड़ा फायदा यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ तक ही रखते हैं, लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस, लेकिन यहाँ तक आपको चीजें समझ आनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं हैंड रेस में मुझे बताना, मुझे 3 फिश का नाम बताओ जो मराइन ओशन में मुझे मिलती है। टेल मी द नेम ऑफ 3 फिश जो ओशन में मुझे मिलेगी देखने के लिए, बताइए। सक्षिता बताइए, आप ही बताइए, कौन से जो 3 फिश जो ओशन में मिलती है, नाम याद आ रहा है? बताइए, ट्राई करिए। सर प्रॉन्स। पॉम्फ्रेट फिश बेटा, फिश एक तो हो गया पॉम्फ्रेट, फिर हाँ जी, जिसने हैंड रेस किया है श्वेता कुमारी, बताइए। मैक्रेल। ठीक है, टूना, और सर मैक्रेल। बॉम्बे डक। बॉम्बे डक, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया, पॉम्फ्रेट, राइट। सैंडविच। सार्डिन, मैक्रेल, बहुत बढ़िया, यस, ये सारे आपके नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल सही। जब मैं मराइन ओशन में अपना फिश कल्चर करता हूं तो उसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है, वो टर्म क्या होता है बताइए दिव्यांश? सर मेरीकल्चर। राइट, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेरीकल्चर, ठीक है, राइट। मुझे बताइए, आपके जो लेयर बर्ड्स होते हैं उनको हम अच्छा खासा स्पेस देते हैं घूमने के लिए, उनके लिए केज थोड़ा बड़ा होता है, तो उनके लिए केज बड़ा क्यों होता है लेयर बर्ड्स के लिए, ये मुझे बताइए। बताइए सोनाली। सर ताकि वो सर अपना वेट लॉस कर सके। वेट लॉस कर सके, उससे क्या फायदा होगा हमें अगर वेट लॉस किया उन्होंने तो? उनको सर उसकी बोलो।
उनको बड़ा स्पेस आप जनरली इसलिए देते हो बिकॉज आपका कंसर्न नहीं, उनका वेट गेन करना आपका कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न वहां पे ये आपका एग लेइंग, तो उनको आप थोड़ा स्पेस आप ज्यादा दे देते हो कि वो एग ले करते रहेंगे अपना आराम से घूम घूम के, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनका वेट गेन को लेकर उसका आपका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना, इसलिए यू यूज देम एज अ लेयर, सो यू अलाउ देम टू ले द एग्स कहीं पे भी घूमते हुए, सो दैट इज व्हाई यू गिव देम मोर अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, मुझे आप इंडिया में मिलने वाली फाउल का नाम बताइए, जो है इंडिया की, उसका नाम बताइए, बताइए सक्षिता, बोलिए। एसल। असील, राइट, बिल्कुल सही बात है। और जो बाहर की थी उसका नाम क्या था? लेगॉन। लेगॉन, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा, इसको एक बार आप खुद से देख जाइएगा। ठीक है, काफी चीजें इसमें सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वो खत्म भी हो जाएगा, राइट। सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट। शामी बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए, बोलिए शामी, बोलिए। सर गलती से हो गया। गलती से हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग। ठीक है, सो ये मैं आपके शेयर करूंगा, इसको एक बार आप पढ़ जाना अपने एंड से। कोई चीज अगर समझ नहीं आती देन यू कैन गेट बैक टू मी, राइट। एंड मैं आपके साथ एक मॉड्यूल शेयर करूंगा जिसमें आपके बायो के सारे चैप्टर्स का थ्योरी होगा, जो आप रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू, तो वो भी आप एक बार अपना देख लीजिएगा।